स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल का दूसरा पार्ट। हम लोग जो करेंगे वो करेंगे सेल का शेप, साइज और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स विच आर प्रेजेंट इन सेल और डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। ये हम इस चैप्टर में करने वाले हैं, जो भी हमारा बचा हुआ लेफ्ट पार्ट था। ठीक है, सेल शेप एंड साइज। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, हमारी बॉडी में भी अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो बहुत ही डिफरेंट तरीके के सेल शेप्स हैं और सेल साइजेस हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जो है उसमें जो डिफरेंट सेल्स हैं वो अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे सेल शेप जो है वो आप देखें यहाँ पर, तो ये ओवम है, एग सेल है। ठीक है, ये इसका शेप जो है वो ओवल शेप है। ये नर्व सेल है, ये पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती है, नर्व्स होते हैं ये, और ये इम्पल्स को कैरी करके ब्रेन तक पहुंचाता है। ठीक है, ये फैट सेल्स हैं, ये स्पर्म है, और ये मसल सेल है, ये ब्लड सेल है। तो स्टूडेंट्स, ये जो है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं और इनका फंक्शन भी डिफरेंट है। क्लियर? तो सेल के अलग अलग शेप्स होते हैं और अलग अलग साइजेस होते हैं। क्लियर? कुछ सेल्स का जो साइज होता है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है, कुछ का जो सेल का जो साइज होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। क्लियर? तो सेल शोज ग्रेट वेरिएशंस इन शेप। अलग अलग वेरिएशंस पाए जाते हैं सेल के शेप में। मसल सेल्स जो होते हैं, देखो ये सेल जो है मसल सेल, इट इज स्पिंडल इन शेप। स्पिंडल होता है, ठीक है, बीच में से मोटा सा और ऊपर और नीचे से ऐसे पतला सा। ठीक है, ये होता है स्पिंडल शेप। जो नर्व सेल होता है वो थोड़ा सा उसका जो शेप होता है वो टिपिकल होता है, ब्रांचेस निकली हुई होती है और इलांगेटेड होता है। क्लियर? नेक्स्ट होता है आरबीसीज। आरबीसीज जो है उनका जो शेप होता है वो होता है ओवल। ठीक है, और आरबीसीज जो है हमारे बॉडी का सबसे छोटा सेल है। क्लियर? और फैट सेल का भी जो शेप है वो भी ओवल और स्फेरिकल टाइप होता है, और ओवम का शेप भी जो है वो भी स्फेरिकल होता है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका सम सेल डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। कुछ सेल्स जो होते हैं उनका जो शेप होता है वो डेफिनेट नहीं होता। जैसे ये सारे सेल्स हैं, इनका शेप डेफिनेट है। अगर हमसे कोई पूछेगा कि नर्व सेल का शेप क्या है, तो हमें पता है कि वो इलोंगेटेड है और ऊपर से जो इसके जो ये डेंड्राइट्स निकले हुए हैं ये कैसे हैं, ब्रांच्ड हैं। क्लियर? तो अगर हमसे कोई पूछता है कि किसी और सेल का क्या शेप है तो हम बता सकते हैं उसे। जैसे मसल सेल का क्या शेप है तो वो स्पिंडल शेप है। ठीक है, लेकिन जो आपका जो अमीबा है और WBC है, इन सब के जो शेप्स होते हैं सेल के वो डेफिनेट नहीं है, यानी कि वो चेंज होते रहते हैं। अमीबा एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, पता है ना हम लोगों को, तो अमीबा का जो शेप है कोई डेफिनेट तो नहीं है, वो ऐसे भी हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो अमीबा का कोई डेफिनेट सेल स्ट्रक्चर नहीं है। और सिमिलरली ऐसे ही जो WBC हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं उनको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है कोई भी फॉरेन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारी बॉडी में आते हैं तो उनसे फाइट करने का काम होता है। ठीक है, तो WBC जो है उनका भी शेप जो है वो डेफिनेट शेप नहीं है, वो क्या है, इनडेफिनेट शेप है। इट कीप्स चेंजिंग। क्लियर? नेक्स्ट होता है सेल साइजेस। अलग अलग सेल्स के शेप भी अलग अलग हैं और उनके साइजेस भी अलग अलग हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल जो है वो है माइकोप्लाज्मा PPLO, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? इनका जो साइज है वो है 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर, यानी कि बहुत ही छोटे। क्लियर? जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं वो 0.5 से लेके 5 mm तक होते हैं। ह्यूमन आरबीसी 7 से लेकर के 20 mm तक होते हैं। और जो बिगेस्ट सेल है वो है ऑस्ट्रिच एग का। जो ऑस्ट्रिच बर्ड है उसकी जो एग है उसका साइज जो है वो सब लार्जेस्ट क्या है, सेल है। क्लियर? और उसका जो साइज है लगभग 15 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेटली है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हो गया डिफरेंट सेल्स के डिफरेंट शेप्स और साइजेस की बात। अब हम पढ़ेंगे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, यानी कि जो भी सेल हैं उन सेल के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट
ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जो अपने अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, सेल्स जो हैं वो डिफरेंट तरीके के शेप्स में होते हैं, डिफरेंट तरीके के साइजेस में होते हैं, ठीक है, पर उनका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है और उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली उसके अंदर जो है वो सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो सेल्स होते हैं उनका एक जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो हम देखेंगे। यहाँ मैंने एक एनिमल सेल और प्लांट सेल बनाया है, ठीक है, इनका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर है, क्लियर, और उसी के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। देखो जैसे ये एनिमल सेल है, इस एनिमल सेल की जो आउटर लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन कहलाती है, और इसके अंदर जो है वो ये आप देख रहे हो, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। ये मेन जो है वो स्ट्रक्चर को तैयार कर रहा है, जिसके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं वो अंदर उसका अपना अपना वर्क परफॉर्म करते हैं, क्लियर। ऐसे ही प्लांट सेल है, प्लांट सेल में 2 लेयर होती है, ऊपर वाली जो लेयर होती है आउटर मोस्ट लेयर वो सेल वॉल कहलाती है, इसके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यहाँ पर जो है आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है पूरे सेल के अंदर, और इसी के अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और अपना क्या देख लेते हैं, सेल वॉल देख लेते हैं और साइटोप्लाज्म देख लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में हम सारे ऑर्गेनेल्स को पढ़ लेंगे, क्योंकि ये जो है मेन इंपॉर्टेंट रोल को अदा कर रहा है, क्योंकि ये जो है पूरा एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है सेल का, जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। तो पहला पढ़ते हैं हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल। किसी भी सेल की, जनरली एनिमल सेल जो है उनकी जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या कहलाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। सिमिलरली जो एनिमल सेल है उनकी आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल है, लेकिन उसके बाद वाली जो लेयर है वो कहलाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी में साथ साथ में ही हम लोग एनिमल सेल और प्लांट सेल के डिफरेंसेस भी क्लियर करते चलेंगे, क्लियर। तो आपका आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले क्या है, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो है वो सेल की क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बनी होती है लिपोप्रोटीन की, यानी कि लिपिड्स, फैट्स की और प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। इट्स मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। ये मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आपके स्ट्रक्चरल बता रही हूँ कि स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्या क्या होता है। तो ये जो लेयर देख रहे हो आप, आउटर मोस्ट लेयर, ये क्या है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि ये अलाउ कर रही है जो भी इसको मटेरियल्स चाहिए या फिर नहीं चाहिए, उनकी एंट्री और एग्जिट को वो क्या कर रही है, अलाउ करती है, क्लियर। इसीलिए वो क्या है, फ्लेक्सिबल है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट आता है आपका इसके फंक्शंस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या क्या हैं। ये फ्लेक्सिबल है, तो यानी कि इसकी जो बॉडी जो है, जो आउटर मोस्ट जो लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। परमिएबल मतलब परमिट कर रही है, ठीक है, किसी भी चीज को, या तो वो आ सकता है अंदर या फिर वो बाहर जा सकता है। तो वो क्या कर रहा है, ये मेरा मेम्ब्रेन है, वो क्या कर रही है, परमिट कर रही है, सेमी परमिएबल, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती है, क्लियर। तो इट इज ए सेमी परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल भी बोल सकते हैं। सेलेक्टिवली परमिएबल यानी कि जो भी सेलेक्टेड सब्सटेंसेस हैं वो उसको अलाउ कर रही है या फिर एग्जिट कर रही है, मतलब परमिट और नॉट परमिट। तो इट अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ओनली सेलेक्टेड सब्सटेंसेस। जो भी सेलेक्टेड सब्सटेंसेस उस सेल को चाहिए उसको वो अंदर अलाउ करती है, और नहीं चाहिए तो उसको वो अंदर आने नहीं देती, ठीक है। और किसी को जिसको एग्जिट करना है, यहाँ से कुछ बॉर्न आउट चीजें हैं, जो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उसको वो रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो वो किससे कर रहा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, क्लियर हो गया। इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम इंजरी। क्या कर रहा है, ये सेल को इंजरी से प्रोटेक्ट कर रहा है और एक आउटर मोस्ट बाउंड्री प्रोवाइड कर रहा है। अगर बाउंड्री प्रोवाइड होगी तो क्या होगा, ये प्रोटेक्ट कर रहा है सेल के जितने भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है उनको क्या कर रहा है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है, क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये हुआ सेल मेम्ब्रेन के बारे में। नेक्स्ट है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है कि जो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, एक जो टर्म हमने अभी पढ़ा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसका मेन जो वर्क है वो क्या है, इट अलाउज और परमिट्स द एंट्री और एग्जिट ऑफ
सब्सटेंसेस, ठीक है। तो वो कैसे कर रहा है, एंट्री और एग्जिट कैसे हो रही है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से? दो प्रोसेस से होती है, एक तो होता है डिफ्यूजन और एक होता है ऑस्मोसिस। क्लियर? तो डिफ्यूजन क्या हुआ? डिफ्यूजन मतलब कि इट अलाउज ओनली द गैसेस, ठीक है। जैसे कोई भी मटेरियल, जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का लेते हैं कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या कर रहा है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन के थ्रू जो है आपका जो गैसेस हैं उनको डिफ्यूज कर रहा है। डिफ्यूजन का जो प्रोसेस होता है वो वही होता है जो हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। तो डिफ्यूजन क्या मतलब कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो हायर कंसंट्रेशन, देखो हमने क्या किया, रेस्पायर किया। सेल्स को क्या चाहिए अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने बॉडी में वर्क करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो सेल जो हमने जो सांस ली, तो हमने जो रेस्पायर किया, तो हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन है, तो वो ऑक्सीजन अल्टीमेटली कहाँ जाएंगी, सेल के पास जाएंगी। तो यानी कि हायर टू लोअर, है ना। यहाँ पर पूरी बॉडी में क्या है, हायर है, और जो सेल है उसमें क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है। तो सेल कैसे गया, वो जो गैस है ऑक्सीजन वो कैसे गई, हायर टू लोअर गया अंदर, ठीक है। तो ये डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन गैस जो है सेल के अंदर चली गई। जब ऑक्सीजन गैस मिलेगी तो सेल जो है पूरा वर्क करेगा। सिमिलरली जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अब जब सेल ने अपना वर्क परफॉर्म किया तो उससे गैस रिलीज होती है जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो गई, ज्यादा हो गई, कंसंट्रेशन क्या हो गया, हाई हो गया। अब बाहर क्या है, कंसंट्रेशन लो है, तो हायर टू लोअर, यानी कि जो गैस है वो यहाँ से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगी। क्या हो गया, डिफ्यूजन के थ्रू। तो द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द हायर टू द लोअर रीजन या हायर टू द लोअर कंसंट्रेशन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये जनरली इस सेल में जो होता है वो होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज ऑफ गैसेस, या हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक और प्रोसेस है, ठीक है, जो वाटर के कंसंट्रेशन को अंदर या बाहर कर रहा है। क्लियर? तो जैसे ये जो सेल है, ये सेल जो है वाटर कंसंट्रेशन, देखो द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू हायर टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि जो ये जो सेल है, इस सेल से हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। क्लियर? सेल में वाटर है, ठीक है, सेल को या फिर वाटर चाहिए, कैसे होगा, बाहर से चाहिए। सपोज करो, ठीक है, सेल को वाटर चाहिए तो कहां से चाहिए, बाहर से चाहिए। तो सेल कैसे लेगा वाटर, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, वाटर फ्रॉम द हायर टू लोअर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक एग्जांपल बताती हूँ आप लोगों को। किशमिश देखा है, रेजिन्स, उसको अगर हम पानी में डाल देंगे कुछ देर के लिए, 2-3 घंटे में हम देखेंगे वो फूल के कैसी हो जाती है, मोटी सी हो जाती है और बिल्कुल अंगूर की तरह दिखने लगती है। क्या हुआ, वो किशमिश क्या थी, श्रिंक थी और उसके अंदर पानी की कमी थी, वाटर कंसंट्रेशन क्या था, लोअर था। आपने एक बाउल में पानी डाला और उसके अंदर क्या डाल दिया, किशमिश डाल दी, ठीक है, इस तरीके से। ये बाउल है, आपने इसके अंदर किशमिश डाल दी, यहाँ पे पूरे में पानी पड़ा हुआ है, ठीक है। अब जो पानी जो है, किशमिश जो है वो क्या करेगा, इस पानी को लेगा, यानी कि लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। क्लियर? हायर टू लोअर। अब क्या होगा, जो किशमिश है वो कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। कैसे फूलेगा, क्योंकि जो उसकी जो लेयर है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वो वाटर को क्या करेगा, अपनी तरफ ले लेगा। अंडरस्टूड? तो वो क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। ऐसे ही बादाम, रात को हम बादाम भिगोते हैं और सवेरे देखते हैं वो फूल जाता है, स्वेलअप हो जाता है। तो वो कैसा हो रहा है, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। क्लियर? द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द हायर टू लोअर, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाना। अब जब सूखे हुए बादाम हैं, ठीक है, वो तो एकदम सूखे हुए हैं, उसके में जो पानी की जो मात्रा है वो लोअर है, कटोरे में जो पानी की मात्रा है वो हायर है, तो हायर टू लोअर क्या हो जाएंगे, वो स्वेलअप हो जाएंगे। क्लियर? ये क्या है, ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे जो वाटर का मूवमेंट हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में या सेल में, तो द मूवमेंट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस एंड द मूवमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 इज फ्रॉम डिफ्यूजन। ये आप याद रखना अच्छे से, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट आप लोग का लिख भी दिया है।
क्लियर स्टूडेंट्स? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है पहला कंपोनेंट जो है जिससे ये स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कर लिया। अब देखते हैं हम लोग सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होती है और सेल्यूलोज की बनी होती है। क्लियर? नेक्स्ट आता है सेल वॉल और साइटोप्लाज्म। बेटा जो सेल वॉल है वो सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर एक डिफरेंस हमने एक पॉइंट डिफरेंस का कर लिया कि जो सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, ये एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है। क्लियर? सेल वॉल जो है वो आपका जो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपने देखा था, जो आउटर मोस्ट लेयर जो है सेल की वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन प्लांट सेल में जो है वो उसके बाहर भी एक लेयर होती है विच इज कॉल्ड सेल वॉल। क्लियर? ये सेल्यूलोज की बनी होती है और इसका फंक्शन जो होता है वो आउटर बॉडी को इंटरनल बॉडी से बचा के रखना, ठीक है, और प्रोटेक्ट करके रखना, कोई भी पैथोजेंस या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर ना आ जाएं उससे इसको सेव करके रखना, और एक रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। साथ ही में ये जो है इसको क्या कहते हैं, उसको प्रोटेक्ट करती है किसी भी मैकेनिकल इंजरी से। क्लियर? ये सेल वॉल को, पूरे सेल को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, सेल वॉल जो है इट प्रेजेंट ओनली इन सेल। देख लेते हैं एक बार इसे भी। स्ट्रक्चर क्या है सेल का? आउटर है, आउटर मोस्ट लेयर है, रिजिड है, मतलब थोड़ी सी एक हार्डनेस है इसमें, प्रोटेक्टिव है ये, ठीक है, प्रोटेक्टिविटी प्रोवाइड कर रही है, एंड सेमी ट्रांसपेरेंट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल्स ओनली। ठीक है, सेमी ट्रांसपेरेंट कवरिंग है जो सिर्फ प्लांट सेल में ही पाई जाती है। क्लियर? इट लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये अभी मैंने आपको बता दिया कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो है वो प्रेजेंट होती है। क्लियर? हम सिंपल वर्ड में ये भी बोल सकते हैं कि इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल। क्लियर? नेक्स्ट है इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज एक केमिकल सब्सटेंस है जिससे मिलकर के ये सेल वॉल बनी होती है। क्लियर? नेक्स्ट है फंक्शन क्या है इसका? इट प्रोवाइड्स डेफिनेट शेप टू द सेल। सेल को जो है ये एक शेप प्रोवाइड कर रहा है। प्रोटेक्ट इंटरनल स्ट्रक्चर, जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो इंटरनल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है इसके अंदर, इन सबको क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट है प्रोवाइड रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, और साथ ही में प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम द एनी टाइप ऑफ मैकेनिकल इंजरी, और प्रोटेक्ट फ्रॉम द पैथोजेंस। जो पैथोजेंस मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इसको क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? ये दोनों में प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म जो है ये एक स्पेस है बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड बिटवीन द न्यूक्लियस, यानी कि ये जो न्यूक्लियस है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बीच में जितना भी स्पेस है यहाँ पर क्या है? साइटोप्लाज्म है। ठीक है, स्पेस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस कंटेन सेल ऑर्गेनेल्स। क्या कंटेन कर रहा है? ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स कहाँ प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में ही तो प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सारे ऑर्गेनेल्स जो है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। सिमिलरली इन एनिमल सेल ऑल्सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जितना भी स्पेस है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, एंड साइटोप्लाज्म में सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो लाई करते हैं। क्लियर? इनका फंक्शन क्या है साइटोप्लाज्म का? इट हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंजाइम्स एंड न्यूट्रिएंट्स विद इन सेल। ये सेल के अंदर जितना भी वर्क हो रहा है, फंक्शंस हो रहे हैं, डिफरेंट तरीके के इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ से इसको इससे, तो वो सारा काम कहाँ पर हो रहा है? इसका काम होता है कि हेल्प करना। क्लियर? नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन सेल ऑर्गेनेल्स। ये सपोज करो ये क्लोरोप्लास्ट है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गोल्गी अपैरेटस है, तो यहाँ से अगर इसको कोई मटेरियल इधर से उधर ट्रांसफर करना है तो इन दैट केस साइटोप्लाज्म क्या कर रहा है? इसको हेल्प कर रहा है, क्योंकि ये एक फ्लूइड है जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो इधर उधर अपना वर्क कर रहे हैं, अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये है सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्म। अब करते हैं हम न्यूक्लियस। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा जो है एक कंपोनेंट है जिसको हम कंट्रोल रूम या फिर ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। सी स्टूडेंट्स, जो न्यूक्लियस है वो सेल में या तो स्फेरिकल राउंड शेप में या फिर किसी सेल में सिलेंड्रिकल फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जनरली वो सेंटर में प्रेजेंट होता है,
और इन प्लांट सेल मैच्योर बड़ा होता है ये साइज, तो इसलिए न्यूक्लियस जो है वो किधर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो न्यूक्लियस है बेसिकली उसको हम कंट्रोल रूम या मास्टर ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों उसको मास्टर ऑफ द सेल कहते हैं? क्योंकि वो पूरे सेल को कंट्रोल कर रहा है, पूरे सेल के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। न्यूक्लियस जो है उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, सेल डिवीजन में भी काम करता है, रिप्रोडक्शन में भी काम करता है, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे ये न्यूक्लियस जो है कि मैं यहाँ पर एक बार बना के दिखा दे रही हूँ, ये डबल लेयर होता है। कैसा होता है? डबल लेयर। ये देखिए ये डबल लेयर है और इसके अंदर जो है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये न्यूक्लियर पोर है और इसके अंदर जो है न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में डिफरेंस क्रिएट करता है, ठीक है। यहाँ पर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, आरएनए का बना होता है, और यहाँ पर पूरे में क्रोमेटिन थ्रेड्स जो हैं या क्रोमेटिन नेटवर्क भी बोलते हैं, क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं, ये प्रेजेंट होता है, क्लियर। सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल है पूरे न्यूक्लियस का क्या, कि इसके अंदर ए तो हो गया न्यूक्लियर पोर, ये न्यूक्लियोप्लास्ट आपका आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ये हो गया आपका जो जितने भी फ्लूइड इसके अंदर है वो कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ये जो है ये कहलाता है न्यूक्लियोलस, और ये कहलाता है क्रोमेटिन थ्रेड्स, क्लियर। तो जो क्रोमोसोम्स हैं वो डीएनए के डीएनए से बना होता है, डीएनए से बना होता है ये क्रोमोसोम, ये एंटेंगल होता है इस तरीके से, देखो, ठीक है, और पूरे में फैला होता है। डीएनए जो है वो है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी कि न्यूक्लिक एसिड से और प्रोटीन से बना होता है डीएनए, और ये कंटेन करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन विच पासेस फ्रॉम द पेरेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन, क्लियर। पेरेंट से इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, जो पेरेंट से जो कैरेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट जनरेशन में जाती है वो कौन कंटेन कर रहा है, किसके पास है, वो डीएनए के पास है, और डीएनए कहाँ पर है, क्रोमेटिन थ्रेड्स पर है, ठीक है। डीएनए कंटेन करता है जीन्स, जो जीन्स अल्टीमेटली पास होते हैं फ्रॉम द पेरेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन, क्लियर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस कंटेन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन है आउटर और इनर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है, न्यूक्लियोप्लाज्म जो यहाँ पर प्रेजेंट है फ्लूइड, ठीक है, क्रोमोसोम्स और न्यूक्लियोलस, ये क्रोमोसोम है और ये न्यूक्लियोलस है, ठीक है। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए, किसके बने होते हैं क्रोमोसोम्स, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं, और डीएनए पासेस द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पेरेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन, क्लियर। इसको अच्छे से याद करना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इसके फंक्शन क्या क्या है। जो आपका न्यूक्लियस है इट कंट्रोल्स सेल मेटाबॉलिज्म, जितना भी सेल में जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कोई भी एक्टिविटी हो रही है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो रही है, केमिकल एक्टिविटी हो रही है, ये सारा कौन कंट्रोल कर रहा है, न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है, कॉल्ड मास्टर और कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। नेक्स्ट है क्रोमेटिन पजेस ऑल जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जो क्रोमेटिन है ये देख रहे हो, ये क्रोमेटिन थ्रेड्स जो हैं ये क्या कंटेन कर रहा है, ऑल जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंटेन कर रहा है। नेक्स्ट है इट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन, दैट इज डिवीजन ऑफ सिंगल सेल टू फॉर्म न्यू सेल्स, यानी कि रिप्रोडक्शन में भी हेल्प कर रहा है सेल डिवीजन में। ये क्या करता है, सेल को डिवाइड करने में, जब रिप्रोडक्शन होता है तो एक सेल से दो सेल जब बनते हैं तो वो उसको कौन पूरा का पूरा डील कर रहा है, देख रहा है, न्यूक्लियस, क्लियर। तो न्यूक्लियस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे सेल्स में, क्लियर। तो स्टूडेंट्स जितने भी सेल्स होते हैं उस सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनका अपना अपना वर्क है, जो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं और फैट सिंथेसाइज करते हैं। कुछ का काम ट्रांसपोर्टेशन का होता है, कुछ का काम पैकेजिंग का होता है, कुछ जो है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, कुछ जो है उसमें आपका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं कोई मटेरियल, ठीक है, एंजाइमेटिक रिएक्शंस करते हैं। तो ये सारे जो होते हैं प्रेजेंट सेल में वो कहलाते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हर एक सेल्स ऑर्गेनेल्स का अलग अलग, ठीक है। कुछ सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो किचन कहलाते हैं क्योंकि वो खाना बनाते हैं, वहाँ पर एनर्जी उनसे प्रोवाइड होती है। तो इस तरीके से जो भी उसके अंदर सेल के अंदर प्रेजेंट होता है वो क्या कहला रहा है, सेल ऑर्गेनेल्स कहला रहा है, और उनका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर भी होता है और फंक्शन भी होता है, क्लियर। तो सेल ऑर्गेनेल्स जनरली जो हैं वो मैंने यहाँ पर आपको एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है EGRLMPVC।
इसको लर्न करने में इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। ई स्टैंड्स फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जी गोल्गी एपरेटस, आर राइबोसोम्स, एल लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, पी प्लास्टिड्स, वी वैक्यूल एंड सी सेंट्रोसोम्स। क्या हो गए? EGRL MPVC। ठीक है, तो इससे आप अपना इजीली इसको जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उसे लर्न कर सकते हैं। क्लियर? पहला आता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ER से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखो कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है बेसिकली मेम्ब्रेन लाइन ट्यूब्स होती हैं और वो इंटरकनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से, और जनरली प्लाज्मा लेमा जैसे ये है, इनर लाइनिंग जो है यहाँ पर प्रेजेंट होती है या फिर न्यूक्लियस के आउटर लेयर में प्रेजेंट होती है, या कहीं भी साइटोप्लाज्म में वो प्रेजेंट हो सकती है। क्लियर? तो क्या है ये? मेम्ब्रेन लाइन ट्यूब है, लाइक दिस। इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक ही मेम्ब्रेन जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्म्ड है, तो इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है स्मूथ, एक होता है रफ। तो रफ जो होगा तो उसमें क्या होगा, छोटे छोटे ऐसे पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर बने हुए होंगे जिनको राइबोसोम्स कहते हैं। तो जैसे आप ये देख रहे हो, ये जो आपके न्यूक्लियस पे बने हुए हैं, ये क्या कहलाते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अगर राइबोसोम्स लगे हुए हैं तो वो कहलाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो स्मूथ है तो जो बिल्कुल जिसमें नहीं लगे हुए तो वो क्या कहेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? जैसे ये जो है वो क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? नेक्स्ट जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स एंड लिपिड्स। यानी कि ये प्रेजेंट होंगे जनरली लीवर सेल्स में, एडिपोज सेल्स में, मसल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये इनका काम होता है लिपिड को बनाना और साथ में मैन्युफैक्चर करना फैट मॉलिक्यूल्स का। नेक्स्ट आता है आपका RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। क्या काम है इसका? प्रोटीन का सिंथेसाइज करना, प्रोटीन को बनाना और उसको प्रिपेयर करना और पूरे सेल में ट्रांसपोर्ट करना। क्लियर? तो ये कौन कर रहा है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बेसिकली इनका जो फंक्शन है, अगर हम पूछेंगे जनरल फॉर्म में कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो हमें यही बोलना है कि इट इज द मेन फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज टू फॉर्मेट लिपिड्स एंड प्रोटीन। क्लियर? नेक्स्ट हो गया आपका फंक्शन। क्या है फंक्शन? इट वर्क्स एज चैनल्स एंड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन्स बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। यानी कि प्रोटीन को साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में जो है वो क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका गोल्गी एपरेटस। ये देखो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाता है? गोल्गी एपरेटस कहलाता है। जैसे अभी बताती हूँ मैं आप लोगों को। गोल्गी एपरेटस जो है वो कैमिलो गोल्गी ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, और ये क्या कंसिस्ट करता है? ये कुछ इस तरीके से स्टैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। देख रहे हो, ये स्टैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पर वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इट इज डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्गी। इट कंसिस्ट अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स which are arranged parallel to each other and called cisterns। ये जो एक दूसरे से कैसे अरेंज है? पैरेलल अरेंज है, तो सो दे आर कॉल्ड सिस्टर्न्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है गोल्गी एपरेटस का। ये क्या करता है? इट हेल्प्स इन सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। हार्मोन्स और एंजाइम्स का क्या कर रहा है? एक तो सिक्रीशन कर रहा है, दूसरा इट हेल्प्स इन स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। स्टोरेज कर रहा है और मॉडिफिकेशंस कर रहा है, कुछ चेंजेस कर रहा है और पैकेजिंग कर रहा है। फिर उसको क्या करता है ये? और पैकेजिंग ऑफ सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स इन द वेसिकल्स। जो वेसिकल्स हैं उसमें वेसिकल्स जो हैं इनमें सिक्रेटरी प्रोडक्ट को क्या कर रहा है? अपना स्टोरेज कर रहा है। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है। तो जो ये गोल्गी एपरेटस है ये क्या कर रहा है? ये लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल है राइबोसोम्स। ठीक है, जो राइबोसोम्स होते हैं उनका बेसिकली जो मेन फंक्शन है वो है प्रोटीन का सिंथेसिस करना और
राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोकैरियोट्स में फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोट्स यानी कि जिसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। तो यहाँ पर राइबोसोम्स जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होता है और ऐसी फ्री प्रोटीन कहीं भी प्रेजेंट हो जाता है। क्लियर? तो द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स इज फाउंड इन ऑल सेल्स, सब जगह पाया जाता है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे वो यूकैरियोट हो, एक्सेप्ट आरबीसीज एंड स्पर्म। जो आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल्स और स्पर्म सेल जो है उसमें राइबोसोम्स नहीं पाए जाते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है। दे अटैच्ड ऑन RER एंड इन साइटोप्लाज्म, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच होते हैं, जैसे यहाँ पर अटैच है, ये देखो राइबोसोम्स अटैच है और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? इनका फंक्शन जो है वो है प्रोटीन सिंथेसिस इनसाइड द सेल, सेल में प्रोटीन का सिंथेसिस करना, और इनको इसीलिए प्रोटीन के फैक्ट्रीज भी कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। नेक्स्ट है लाइसोसोम्स। इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, ये क्या करता है, इसका जो स्ट्रक्चर है बेसिकली मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। छोटे छोटे सैक्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स फिल होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं और वहां पर फिट रहते हैं। क्लियर? इनका जो फंक्शन है लाइसोसोम्स का वो है कि इन केस ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स, देखो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है लाइसोसोम्स का। ये इसका काम होता है वेस्ट डिस्पोजल करना, और इसका काम है कि जो भी फॉरेन मटेरियल, फॉरेन बॉडी कोई भी अगर सेल के अंदर आती है तो उसका काम होता है डाइजेस्ट कर लेना सेल को ही। ठीक है, तो लाइसोसोम्स क्या करता है, अगर कोई भी फॉरेन बॉडी, फॉरेन मटेरियल अगर सेल के अंदर आता है या फिर सेल जो है वो उसमें कुछ वर्न आउट हो जाते हैं, जो भी सेल खराब होने लगते हैं, तो लाइसोसोम क्या करता है, अपने ही बर्स्ट हो जाता है और अपने ही ये बर्स्ट हो जाएगा और अपने ही एंजाइम्स को रिलीज कर देगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जब उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं तो वो एंजाइम को रिलीज करेगा तो वो पूरे सेल को क्या करता है, खा लेता है। तो ये क्या कहलाता है, डाइजेस्ट कर लेता है। इसीलिए लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल भी कहा जाता है। व्हाट डज इट डू? इट डाइजेस्ट इट्स ओन सेल। ठीक है, क्या करेगा ये, इन केस ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स और सेल्स गेट डैमेज, द लाइसोसोम बर्स्ट हो जाता है एंड रिलीज द एंजाइम एंड डाइजेस्ट देयर ओन सेल, अपने ही सेल को एंजाइम रिलीज करने के बाद डाइजेस्ट कर लेता है। सो दे आर कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको कर लीजिएगा जरूर, ये 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में जरूर ही आता है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल लेयर होती है, उस एक आउटर लेयर और जो इनर लेयर होती है वो इस तरीके से एम्बेडेड होती है ताकि उसका सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो सके। और ये जो इनर लेयर होती है ये कहलाती है, ये देख रहे हैं आप इस तरीके से प्रोजेक्शन, ये कहलाते हैं क्रिस्टी। ये इसलिए है ताकि इसका जो सरफेस एरिया है वो लार्ज हो सके। ठीक है, ये ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी जो है वो रिलीज करता है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, नेक्स्ट इसका फंक्शन जो है, इट रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP रिलीज कर रहा है। ठीक है, जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है। और ये मॉलिक्यूल्स जो है वो वेरियस एक्टिविटीज जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होती है, क्योंकि ये क्या रिलीज कर रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो हमारी बॉडी जिस तरीके से भी वर्क कर रही है तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, तो बेसिकली इट इज नीडेड फॉर आवर लाइफ। क्लियर? सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, पावर बन रही है, यानी कि एनर्जी बन रही है। क्लियर? इट हैज इट्स ओन DNA एंड मेक प्रोटीन बाय ओन। इसके पास अपना खुद का DNA भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना DNA भी होता है और साथ में राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है आपका प्लास्टिड्स। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल प्लास्टिड, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है। प्लास्टिड जो है कहाँ पाए जाते हैं, सिर्फ प्लांट सेल में, ये एनिमल सेल में नहीं पाए जाते। प्लास्टिड्स का काम होता है क्या, बेसिकली ये 3 टाइप्स के होते हैं,
क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के नाम से ही समझ में आ गया होगा कि प्लास्टिड जो है वो क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो इट इज फाउंड इन प्लांट सेल ओनली एंड इट कंटेन्स मेम्ब्रेन लेयर कॉल्ड स्ट्रोमा। प्लास्टिड्स जो होते हैं, यहाँ बता दे रही हूँ, एक तो ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होंगे, इसकी जो लेयर होती है, देखो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे, इसके अंदर मेम्ब्रेन लेयर प्रेजेंट होती है। जो ये जो आप देख रहे हो स्टैक्स प्रेजेंट हो रहे हैं, ये एक के ऊपर एक लगे हुए हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है, 3 तरीके के प्लास्टिड प्रेजेंट है, एक तो क्रोमोप्लास्ट, एक क्लोरोप्लास्ट और एक ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो प्रोवाइड करता है फ्रूट्स और जो फ्लावर्स, उनके अंदर जो कलर होता है ना, ऑरेंज कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, पर्पल कलर की जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और जो आपका फ्लावर्स होते हैं, तो क्रोमोप्लास्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कलर, क्लियर, डिफरेंट कलर्स। नेक्स्ट है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यानी कि ग्रीन पिगमेंट उसमें प्रेजेंट होगा विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। यही ग्रीन पिगमेंट जो है, जो कहलाता है क्लोरोफिल, ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है आपका ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है व्हाइट या फिर कलरलेस पिगमेंट होता है जो स्टोरेज का काम करता है, ऑयल वगैरह का स्टोर करता है सेल में, प्लांट सेल में, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, दैट इज द रीजन ये क्या कहलाता है, किचन ऑफ द सेल। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, विच सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल, क्या लिखोगे, प्लास्टिड्स। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं। कैसे प्लास्टिड्स होते हैं क्रोमोप्लास्ट, कलर्ड। अभी बताया मैंने आप लोगों को कि जो फ्लावर्स में, जो फ्रूट्स में जो कलर आता है वो कलर क्रोमोप्लास्ट के द्वारा आता है। नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट व्हाइट या फिर कलरलेस प्लास्टिड होता है और इट हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ फूड, जैसे ऑयल हो गया, ये सबको स्टोर करने के काम आता है। एंड इट ऑल्सो हैज इट्स ओन डीएनए एंड प्रोटीन्स, ठीक है। इनके पास भी खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम्स होता है जो प्रोटीन को फॉर्म करता है, क्लियर। ये दोनों सेल ऑर्गेनेल्स हो गए। अब है हमारा वैक्यूल्स एंड सेंट्रोसोम्स। वैक्यूल जो प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल एनिमल सेल में उसका साइज जो होता है वो छोटा होता है और प्लांट सेल में उसका साइज बड़ा होता है, ठीक है। इसका बेसिकली जो वर्क होता है वो होता है स्टोरेज ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, ठीक है, और वाटर एंड अमाइनो एसिड एंड शुगर, क्लियर। तो ये वैक्यूल्स आप एनिमल सेल में देख रहे हैं छोटे छोटे, इनका यही काम है कि ये स्टोरेज कर रहा है फूड मटेरियल्स को। और प्लांट सेल में आप देख रहे होंगे ये वैक्यूल जो है ये इस साइज का है, यानी कि इट इज लार्जर देन एनिमल सेल। तो ये जो बड़ा साइज जो इसका प्लांट सेल में प्रेजेंट है वैक्यूल का, इसका भी काम क्या है, फूड को स्टोर करना, क्लियर। ये प्लांट सेल में टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है और वैक्यूल का काम होता है इलोंगेशन। प्लांट जो सेल होता है उसको इलोंगेट करने का काम होता है वैक्यूल्स का। सो दे आर स्टोरेज सैक फॉर लिक्विड और सॉलिड कंटेंट्स, ठीक है, एंड बाउंड बाय मेम्ब्रेन। और ये किससे बाउंड है, मेम्ब्रेन से, क्लियर। नेक्स्ट है फंक्शन क्या है इसका, इट हेल्प्स इन प्लांट सेल टू रिमेन टर्जिड। टर्जिडिटी प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि एक वाटर कंटेंट है उसके अंदर और वो सेल को कैसे कर रहा है, एक स्वेलअप, टर्जिडिटी प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन इलोंगेशन ऑफ सेल। सेल को क्या प्रोवाइड कर रहा है, इलोंगेशन में हेल्प कर रहा है। अच्छा, वैक्यूल्स जो है वो अमीबा में भी प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल्स, क्लियर। नेक्स्ट है सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स जो है इट इज स्मॉल नेकेड प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नियर न्यूक्लियस। ये प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है, कोई ऐसे मतलब स्ट्रक्चर इसका वेल डिफाइंड नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर न्यूक्लियस के पास जो है वो प्रेजेंट होता है, वो सेंट्रोसोम कहलाता है। इसका मेन वर्क जो है, फंक्शन जो है वो होता है कि जब सेल डिवीजन होता है, जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो उस समय ये हेल्प करता है, ये स्पिंडल को फॉर्मेट करता है। इट हेल्प्स इन स्पिंडल फॉर्मेशन, जिसके थ्रू सेल डिवाइड होने में आसानी रहती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो स्टूडेंट्स जो हमारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, तो इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बचा है वो है डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। लगभग सारे टॉपिक्स जो है, इसके जो पॉइंट्स जो हैं वो भी हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। एक बार देख लेते हैं
कि सेल वॉल जो है एनिमल सेल में वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है आपका वैक्यूल्स आर स्मॉल इन साइज। जो एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स हैं देयर साइज आर स्मॉल, और प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो बड़े साइज के प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टिड्स आर एब्सेंट। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती ही नहीं है एनिमल सेल में, और प्लांट सेल में फोटोसिंथेसिस होती है और उनके अलग अलग फंक्शंस भी हैं, तो वहाँ पर प्लास्टिड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल में प्लास्टिड जो है वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूक्लियस प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सेल। ये तो आप यहाँ पर ही देख रहे हैं कि न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है, बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है। और यहाँ पर जो प्रेजेंट है न्यूक्लियस वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल, वैक्यूल का साइज जो है वो बड़ा है, इसीलिए जो न्यूक्लियस है वो इट इज प्रेजेंट एट द अलोंग द पेरिफेरी ऑफ द सेल, मतलब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। क्यों, क्योंकि वैक्यूल का साइज है बड़ा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है आपका स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जो एनिमल सेल्स में जो फूड का स्टोरेज होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, और प्लांट सेल में जो फूड स्टोर होता है वो होता है स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपके हो गए डिफरेंसेस, आपके 5 डिफरेंसेस जो है मैंने करा दी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे पांचों। अब जो है आपका ये चैप्टर जो है फिनिश हो गया है, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, साथ में प्रैक्टिस करिएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की, क्योंकि ये जो पहला चैप्टर जो है सेल, ये आपके इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और आने वाले आगे स्टैंडर्ड्स में भी ये बेस है, आपका इनिशियल बेस है। अगर ये आपका चैप्टर रेडी हो गया, अच्छे से तैयार हो गया, तो आगे के चैप्टर्स भी आप इजीली उसे परफॉर्म कर लोगे। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ। ठीक है, ओके, टिल देन बाय बाय।